अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बट। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th की कंप्यूटर साइंस को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर बना दिया जाए। तो मेरी वालदा एक एग्जांपल दिया करती हैं जो मैं आप सबसे शेयर करूंगा एंड इट विल बी हेल्पफुल। कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ने लगते हैं, जैसे कोई बुक पढ़ने लगे हैं, मुझे एक अक्सर आदत है कि मैं उसका ओवरव्यू ज़रूर देख लेता हूँ। ओवरव्यू मीन्स कि जैसे वो जो एग्जांपल देती हैं वो कुछ यूँ है कि आर्मी में एक सेइंग बड़ी कॉमन है, यानी एक मुहावरा, एक बात बड़ी कॉमनली कही जाती है कि जंग लड़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि सामने कौन है, या जिस आर्मी से हम लड़ने जाने लगे हैं उनके टूल्स क्या हैं, कि वो गन्स के साथ आएंगे या तलवारों के साथ आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम तलवारें लेकर जाएं और वो दूर से ही गन से हमें शूट कर दें एंड वी विल डाई। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उस आर्मी की ट्रेनिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उनके पास टूल्स क्या हैं जिनसे जंग लड़ी जाने लगी है। वैसे ही हमने अक्सर मूवीज़ में भी देखा है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह अपनी टीम को कहीं ले जाता है मिशन पे हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक टेबल के ऊपर बड़ा अच्छे से नक्शा, मैप सा बनाते हैं और दिखा रहे होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से एंटर होना, मैं यहाँ से ऐसे एंटर करूँगा। यानी वो उस एरिया का पहले ही एक ओवरव्यू बना लेते हैं माइंड में कि हम यहाँ पे जब जाएंगे तो हम किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेंगे, कैसे अटैक करेंगे और कैसे हम अपना मिशन अचीव कर सकेंगे, अकम्प्लिश करेंगे, जीतेंगे मिशन को। कुछ वैसा ही मतलब मेरा मकसद आप समझ गए होंगे कि जिस बुक को हम पढ़ने जाने लगे हैं, बेटर है कि उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले लें कि उस बुक में क्या क्या है, हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बुक्स नेम। हमारी बुक का नेम क्या है? कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, कुछ लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, इट्स ओके। हॉस्पिटल कहें या अस्पताल, स्कूल कहें या स्कूल, बात एक ही है, तो इट्स ओके। इब्राहिम कहें या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, लफ्ज़ों का फ़र्क हो सकता है लेकिन थोड़े एब्रीवेशन अच्छी आती हो तो बेटर है। सो मैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? चले पहले इस पर छोटी सी एक बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन एक अपना नया बिजनेस क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है। जैसे आप अपना कोई लोगो लॉन्च करने लगे हैं, कोई ब्रांड लॉन्च करने लगे हैं, तो आप उसको एक नया काम शुरू करने लगे हैं, तो उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एक वालदा घर में रहती हैं, तो वो क्या है, मिठाई बहुत अच्छी बनाती है, तो वो घर बैठे बैठे मिठाई बनाकर अगर जगहों पर स्प्लिट करनी शुरू कर दें, बेचनी शुरू कर दें मेहमानों को, फंक्शंस पे, कहीं शादी है तो आपके घर से मिठाइयों के डब्बे जा रहे हैं, ऑर्डर आया हुआ है, तो आपकी वालदा एक एंटरप्रेन्योर कहलाएंगी। ऐसे ही कोई दर्जी है तो किसी मोहल्ले में अगर छोटी सी दुकान खोल कर बैठा है तो वो भी एंटरप्रेन्योर ही कहलाएगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल्स हैं कि वो स्टार्टिंग पे एक ऐसा बिजनेसमैन जो किसी बिजनेस को शुरू करता है अपने दम पे खुद से, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो इस एंटरप्रेन्योरशिप को हम डिजिटल एज में कैसे देखेंगे, ये चैप्टर 12 में डिस्कशन जब आएगी तब हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक सो आपको बात समझ आ गई होगी। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। इंजीनियरिंग में हमने पूरी एक बुक पढ़ी थी इसके ऊपर, या अलग से एक पूरा सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप। आपके लिए एक छोटा सा चैप्टर बना दिया गया समझाने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ आए, क्योंकि हमारे यहाँ ना सोसाइटी में 99% स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज़ है, we will get educated, after that we have to do a job। यानी हम सबका एक ब्रेन सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम बना दिया गया कि हम पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे और उसके बाद हम जॉब करना शुरू कर दें। यानी हमारे माइंड में फौरन से जॉब आती है, बिजनेस नहीं आता। आई नो देयर इज अ वैलिड रीजन एग्जिस्ट देयर कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें कोई इतना फंड नहीं कर सकता कि हम बिजनेस करें। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, मे बी वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्डल बने कि हम कभी बिजनेस कर ही ना पाएँ, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए, कम से कम ऐसी सोच तो होनी चाहिए कि मैं अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करूंगा। एंड दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं कोई बिजनेस खोल दूं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज इस टॉपिक पे आती हैं, लेकिन मैं आपको एक दो मूवीज बता देता हूँ। जैसे गुरु 2007 में एक मूवी आई थी, 6-7 में, ज़रूर देखिएगा। रॉकेट सिंह 2009 के करीब मूवी आई थी, वो भी ज़रूर देखिएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स देयर, लेकिन ये 2-3 एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आते हैं कि जिन्होंने अपने दम पे खुद बिजनेस खड़ा किया, खुद कुछ करने की कोशिश की। क्योंकि उसमें ना एक बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि वो उसको सीनियर की एक पोस्ट मिलने लगती है। यानी आप एक वर्कर हैं, एक जगह पे जॉब करते हैं, तो एक दोस्त आपको आके कहता है कि आपको ना प्रमोशन मिलने लगी है। गौर से सुनिएगा, आपके काम आएगी ये बात। तो वो कहता है कि मुझे प्रमोशन मिलने लगी है। कहता हाँ, कहता मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ। तो वो कहता क्यों, पागल हो गए हो तुम, तुम्हें तो प्रमोशन मिलने लगी है। कहता तुम्हें क्या लगता है मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ? कहता हाँ, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो तभी तो प्रमोशन मिल रही है। कहता बॉस को भी यही लगता है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ। कहते ऑफ कोर्स, तभी तो तुम्हें प्रमोशन मिल रही है। कहते जब सबको ये लगता है मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ और मैं भी ये जानता हूँ कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, तो फिर ये काम मैं अपने लिए करूँगा। तो आई थिंक सो आप बात को समझ गए होंगे। दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर।
एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सॉरी फॉर बोरिंग यू, बुक पे लौट आते हैं। मैं एक एक करके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूँगा, बस जल्दी से ऊपर से ओवरव्यू बताता जाऊँगा ताकि हम जल्दी से इंट्रोडक्शन को खत्म करें और चैप्टर्स पे मूव ऑन करें। ओके, तो पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। सिस्टम मतलब दुनिया में बेतहाशा सिस्टम चल रहे हैं। स्कूल का भी एक सिस्टम है, अकेडमी का एक सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ का, हॉस्पिटल्स का, हर जगह सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो उस पूरे सिस्टम को हम किन कंपोनेंट्स से मिला के बनाते हैं, उस टॉपिक पे डिटेल से डिस्कशन होगी इस चैप्टर के अंदर। और फिर हम जंप करके आएंगे कंप्यूटर सिस्टम पे, कि कंप्यूटर सिस्टम पूरे का पूरा कंपोनेंट्स पे मिल के चलने वाला हिस्सा। अब आपके माइंड में आएगा, एक एलईडी होती है, कीबोर्ड, एक माउस होता है, एक सिस्टम सीपीयू होता है, इनको मिला देते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। नो, हम उस सर्वर, ये हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर का आर्किटेक्चर जो है, रैम, हार्ड डिस्क, उस सिस्टम की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक सो आपको आइडिया हो गया है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स में। ओके, नंबर सिस्टम। दुनिया में वैसे तो फिजिक्स में इसकी बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम, आई थिंक सो इस तरह का टॉपिक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि अगर आप दुनिया में अगर कभी गौर करें तो पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब कि जो गंदुम उगाते थे वो गन्ने वालों को गंदुम देके गन्ने ले लिया करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें ले ली जाती थी, दे दी जाती थी। पर फिर एक करेंसी ईजाद की गई, डॉलर्स, रुपीज़, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो चीज़ है उसकी अमाउंट क्या है, तो हम जल्दी आसानी से पता कर सकते हैं वैल्यूज़ का। वैसा ही हुआ तो नंबर सिस्टम भी कुछ हमारी हेल्प करने के लिए इसीलिए आए कि अलग अलग फील्ड्स जो हैं अलग अलग नंबर सिस्टम को फॉलो करती हैं। जैसे हम दुनिया में रुपीज़ अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसे ही कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स आर यूजिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होंगी। फिर एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में शिफ्ट कैसे करते हैं, उनमें कौन से ऑपरेटर्स लगते हैं, इस तरह की मज़ेदार चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड लिटरली मज़ेदार ही हैं, मुश्किल नहीं है। सीख लेंगे तो आसान लगेगी, अगर समझ नहीं आ रहा, करना नहीं आ रहा, फिर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। सो लेट्स कंटिन्यू। फिर आते हैं डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइन। फिर वही बात, इंजीनियरिंग में एक बुक लगी थी DLD, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे सिमिलर है। जैसे फिजिक्स में सर्किट्स बनाने सिखाए जाएंगे। सर्किट मतलब और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। आई थिंक सो किसी ना किसी को इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं भी है तो इट्स ओके, यही तो पढ़ना है हमने। तो इसमें सर्किट्स वगैरह आएंगे जो काफ़ी डिटेल से हम सीखेंगे और इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को, नया देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ रहे होंगे आप बात, कि बिजली से चलने वाले जो सर्किट होते हैं उन्हें हम सर्किट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इसके अंदर कूद पड़ते हैं, तो उन्हें, और के मैप वगैरह, इस तरह की कुछ नई चीज़ें आएंगी मज़ेदार सी। चैप्टर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग। अच्छा, ये जो ट्रबल शूटिंग वर्ड है ना, ट्रबल मुसीबत को कहते हैं, शूट करने को कहते हैं। तो ट्रबल शूटिंग मतलब प्रॉब्लम को किल कर देना, खत्म कर देना। बिल्कुल ठीक है, ये वर्ड बिल्कुल ठीक बनाया गया। तो सिस्टम ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब हुआ, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में, आईटी की फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी, लेकिन हार्डवेयर से स्पेसिफिकली रिलेटेड। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप सिस्टम ऑन कर रहे हैं, ये गौर से सुनिएगा, सिस्टम ऑन करते हैं, वो ऑरेंज कलर की या रेड कलर की लाइट जलती है और बीप करता है, टुम टुम, और चलता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप उसको किसी शॉप के लेकर जाएंगे कि यार ये मेरा कंप्यूटर रिपेयर कर दो, थोड़े से पैसे ले लो। वो आपसे 300-400 रुपये, 500 रुपये, जितनी भी अमाउंट बनती होगी ले लेंगे और सिस्टम को ठीक करके दे देंगे। पता उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर ऐसा होता है। उन्होंने क्या किया, जो आप घर पे कर सकते थे, आप अपने सिस्टम का बॉक्स ओपन करते, उसमें जो रैम्स लगी हैं उन्हें और निकाल लेते हैं, ठीक है, फूंक मार के या किसी अच्छे ब्रश से उनको नीट कर लेते हैं जहाँ वो रैम्स लगी हैं, उस वाइट कलर की स्लॉट्स को। कुछ मदरबोर्ड पे ब्लैक भी होती हैं, उन्हें नीट कर लेते हैं जहाँ रैम्स लगी हैं। अब उन रैम्स को रबड़ से, जो आपका सिंपल पेंसिल के लिए रबड़ बना है रेज करने के लिए, वो इरेजर से आप नीट कर लेते हैं रबर्स को, फिर कपड़े से साफ करके दोबारा रैम्स को लगाते हैं और सिस्टम ऑन करते। 99% चांस हैं कि रैम चल जाती और सिस्टम ऑन हो जाता, डिस्प्ले आ जाता। तो ये जो मैंने अभी छोटी सी एक एग्जांपल दी, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। तो इस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ हम ऐसी ही मिलती जुलती चीजें सीखेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सॉफ्टवेयर सिस्टम मतलब दुनिया में डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो काफ़ी इन है सॉफ्टवेयर, उनसे रिलेटेड भी आई थिंक सो इसके अंदर काफ़ी डिस्कशन होगी। जैसे अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हैं, लोगोज डिज़ाइन करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो अडोबी के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्या सर इनके अलावा नहीं है? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं हम उनकी कैटेगरीज को इसमें पढ़ेंगे।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और एप्लीकेशन सिस्टम्स भी हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग फील्ड है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग फील्ड है। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ दिस इज इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स ना एक पूरी फील्ड है, अलग से एक पूरी फील्ड है। एमफिल इसके अंदर भी किया जाता है, पीएचडी के थीसिस लिखे जाते हैं। नेटवर्क्स में हम टोपोलॉजीज वगैरह पढ़ेंगे और बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर काम कैसे करता है। अगर हम सिंपल एक मैसेज को सेंड करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो मैसेज कैसे पहुंचता है, बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम मोटरवे पे जा रहे हैं और टावर से हमें सिग्नल आ रहा है, ज़रा इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आप गाड़ी 100-120 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है। तो आप तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3-4 मिनट बाद गुजर गए, तो एक टावर से तो आप काफ़ी दूर चले गए। तो अगर इसने मेरी कॉल मिलाई हुई थी, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर जब आप 5 किलोमीटर आगे चले गए ना तो अगला टावर भी तो आ गया, तो वहाँ से सिग्नल आ गए। तो यही मेरा पॉइंट है कि जब मेरे सिग्नल यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए, ना मुझे पता चला ना मेरी कॉल कट हुई। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिग्नल की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी दुनिया में नेटवर्क्स हैं, वो सारे हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, या कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब इस तरीके से समझ लो कि कंप्यूटर कैसे सोच सकता है, या हम कंप्यूटर की तरह सोच के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से फिर भी समझाना चाहूँगा। सॉरी कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मकसद है थोड़ा अच्छे से समझा देना। अब एक पर्सन आपको आगे कहता है कि 6 में 15 ऐड कर दो, आपने 21 फ़ौरन से लिख दिया, तो आपने जो सोचा है ना वो एडिशन था। अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज में ले जाऊं, फिर और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करके सामने रख दूं कि जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो अगर आप उसके लिए कोई सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करोगे, सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब एक तरीकेकार, प्रॉपर वे में, तो उस तरीके को सीखना हमारा कहाँ से सीखने को मिलता है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग से सीखने को मिलता है। नहीं भी समझ आया तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, लेट्स गेट बैक टू द इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। चैप्टर नंबर 8, वेब डेवलपमेंट। इसी से बात पकड़ में आ गई होगी, वेबसाइट बनाना सीखेंगे जी। 9th क्लास के लेवल पे ही हम 8 चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो हमें अपाहज सी, नकम्मी सी, छोटी मोटी सी, टूटी फूटी सी वेबसाइट बनानी आ जाएगी। वेबसाइट बनाने के लिए 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। सिंपल सी बात है, HTML। तो मैं इसको ना ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल देता हूँ एंड आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। अगर आप ह्यूमन बॉडी पे गौर करें तो एक स्केलेटन है, हमारा ढांचा, वो हड्डियों वाला जो हॉरर मूवीज में भी दिखा देते हैं, या हमारा ढांचा। फिर दूसरा हमारी स्किन, उसके ऊपर, ढांचे के ऊपर एक स्किन आई हुई है, लेयर्स। वो कौन क्रिएट करेगा? वो CSS क्रिएट करेगा। HTML स्ट्रक्चर बनाता है, ढांचा बनाता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। CSS क्या करती है? उसके ऊपर स्किन ले आती है, लेयर्स, ब्यूटी, कलर्स। आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत मेरी बात को, ठीक है। और फिर जावास्क्रिप्ट, उसके फंक्शंस, वो वेबसाइट पे फंक्शन क्या काम करेंगे। जैसे हम ह्यूमन देख सकते हैं, ये एक फंक्शन है, हम कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, ये एक फंक्शन है, यानी एक्शन परफॉर्म करना। तो हम भी 3 चीज़ों से चलते हैं, स्केलेटन, हमारे उसके ऊपर हमारी स्किन, ताकि थोड़ी सी ब्यूटी हो, हम इतने बदसूरत ना दिखें कि देखने को दिल ना चाहे। स्केलेटन किसी का हो तो कई दफ़ा देखने को दिल नहीं करता। टर्मिनेटर 2 जरूर देखिएगा अगर वो मूवी आपने नहीं देखी, वहाँ पे भी आर्नल्ड शिवानस्कर अपनी स्किन को कट करके नीचे से स्केलेटन दिखाता है। वो एक रोबो होता है तो उसे देखा जा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में जो अगर कोई ऐसे स्केलेटन दिख जाए तो हमें थोड़ा डर लगता है या ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई, स्केलेटन, स्किन ऊपर, और हमारे फंक्शंस। वेबसाइट के साथ भी ऐसा ही है। वेबसाइट पे पहले स्ट्रक्चर बनेगा कि जी यहाँ पे पिक्चर आएगी, यहाँ पे वीडियो चलेगी, यहाँ कमेंट्स आएंगे, ये सेक्शन कमेंट सेक्शन होगा। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। ये किसमें बनेगा? HTML में। फिर कलर क्या होंगे? बॉक्स का कलर क्या होगा? जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाएगा तो कलर्स कौन से शो होंगे, पिक्चर्स कौन सी लगेंगी, किस लेवल की वीडियो क्वालिटी होगी, ये सब CSS डिसाइड करेगा। फिर फंक्शंस क्या परफॉर्म किए जाएंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनलोडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मैनी, दैट इज गेन बाय जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट क्या करेंगी? फंक्शंस वेबसाइट पे जो चलते हैं। ओके, होपफुली थोड़ा सा आइडिया हो गया, ठीक है। चैप्टर 9, डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग। ये भी अलग से एक पूरी फील्ड है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, ज़रूर सर्च करिएगा, सीखने को मिलता है। व्हाट इज़ डाटा माइनिंग? तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसी भी फील्ड्स हैं दुनिया में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीखने को मिलेगा। सुना है मैंने, कहीं कहा भी जाता है, एक सेइंग है कि आने वाली दुनिया में जो जंग होने वाली है वो इंटरनेट पे होगी, डाटा की बेस पे होगी। तो जिसके पास ज़्यादा अच्छा डाटा है वो एनालाइज अच्छा कर सकता है, एनालाइज अच्छे करने वाले रिजल्ट अच्छे निकाल सकते हैं। देखिए ना, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जब बहुत टाइम पहले जब कार्ड्स वगैरह होते थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड मतलब ये वाले कार्ड नहीं जिनसे हम शॉपिंग करते हैं, हम सिम खरीदते थे ना, तो उसमें बैलेंस करने के लिए हमें कार्ड खरीदना पड़ता था। तो जैज़ वालों ने क्या किया, 100 रुपये का कार्ड निकाला। पहले 300 रुपये का कार्ड, 500 रुपये का कार्ड होता था। 100 रुपीज़ का कार्ड जब आया तो वो ज़्यादा बिका। उन्हें लगा हमारे जो लोग हैं 7-8 करोड़ तकरीबन हमारे यूज़र हैं, 7 to 8 करोड़ जैज़ के यूज़र्स हैं तकरीबन। अब हमेशा मे बी 10 हो,
तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज से भी कम का कार्ड निकाल के देखा, 50 रुपीज का, उसकी सेल और ज्यादा हुई। तो उन्हें पता चला कि अगर हम रैंडम दे दें, यानी कि कोई भी जितनी मर्जी अमाउंट चाहे क्रेडिट कर सकता है, जिसे हम लोग इजी लोन कहते हैं, ठीक है, जाओ शॉप पे 100 रुपया दो, 50 रुपये दो, 30 रुपये दो, भाई ये मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस सेंड कर दो, तो वो कामयाब ज्यादा रहा। तो आस्ता आस्ता कार्ड खत्म होने लगे। तो ये डाटा से पता चला कि ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे हैं। जैसे आप गोभी गौर करिएगा, तो जो लोग चिप्स खरीदते हैं वो ज्यादातर बोतल भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों मिक्सचर बनते हैं। अक्सर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं चिप्स के बाद, क्योंकि वो कम्बो बन जाता है। वैसे ही अक्सर होगा कि फास्ट फूड वालों ने कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी होंगी, क्योंकि उसका कम्बिनेशन बन जाता है। ये कैसे पता चला? डाटा से पता चला कि जो लोग अक्सर फास्ट फूड खाते हैं वो कोल्ड ड्रिंक भी पीना पसंद करते हैं। तो ऐसा होता है। जैसे क्लिनिक जहां भी होगा उसके करीब अक्सर आइसक्रीम की शॉप, और अगर बच्चों का क्लिनिक है तो वहाँ टॉयज की शॉप होगी अक्सर। तो ये ट्रिक्स हैं। जैसे अक्सर खाने की जो शॉप्स हैं, मैकडोनल्ड वगैरह, ये बहुत रिसर्च करके अपना जो भी अपनी फ्रेंचाइजी बनाते हैं। तो मैकडोनल्ड अक्सर वहीं बनेगा, या डोमिनोज वाले, या जितने भी ब्रांडेड लोग हैं जो खाने का काम करते हैं फास्ट फूड का, वो ज़्यादातर वहीं शॉप्स बनाते हैं जहाँ शॉपिंग की जाती है, क्योंकि शॉपिंग के दौरान अक्सर लोगों को भूख लग जाती है। तो ये डाटा गैदरिंग वहाँ से आया है। तो इसकी फील्ड का क्या नाम है? डाटा साइंस। तो इस चैप्टर में उसका छोटा सा ओवरव्यू होगा, या पूरी फील्ड का छोटा सा ओवरव्यू इस चैप्टर के अंदर होगा। चैप्टर नंबर 10, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग वर्ड ना असल में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इमर्जिंग का ये भी मतलब होता है पुरानी चीज को खत्म करके नई चीज आ जाना, यानी क्या कहते हैं इसको, एक्सचेंज कर देना। और इमर्जिंग का एक और मतलब भी होता है कि पुरानी चीज अपनी जगह पे है लेकिन नई चीज वही काम उससे बेहतर कर रही है उसके साथ मिल के, तो ये भी होता है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, कई जगह जहां जरूरत पड़ेगी पुरानी को हटा देंगी, और कई जगह पुरानी भी यूज होती रहेगी और नई भी यूज होती रहेगी, ठीक है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ टेक्नोलॉजीज अब आएंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद भी है और बाकी काम भी चल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई चीज बूस्ट पकड़ लेती है तो बाकी चीजें फिर आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जस्ट लाइक हमारे पुराने फोन्स के PTCL का फोन या लैंडलाइन है, बहुत ही कम यूज होता है। मैंने अब अरसा ही हो गया कहीं लैंडलाइन चलते हुए देखा हो। एवरीबडी इज नाउ यूजिंग द स्मार्टफोन्स। या चैप्टर नंबर 11, एथिकल। एथिक्स से ही वर्ड बना है। एथिकल का मतलब भी आप जानते ही हैं कि बिहेव हम कैसा कर रहे हैं। हम किसी को चाय का कप दे रहे हैं या पानी का गिलास दे रहे हैं तो नीचे से साफ कर रहे हैं, साफ करके दे रहे हैं कि नहीं, और किसी के सामने बैठे हैं तो किस तरीके से बैठे हैं, हमने बात किस ढंग से की, लफ्जों का चुनाव क्या किया, ये सब एथिक्स हैं। सो एथिकल, सोशल एंड लीगल, क्या अलाउड और क्या अलाउड नहीं है, ये सारे कंसर्न्स यानी हमारा बिहेव इन कंप्यूटर यूजेज। अच्छा, ये कंप्यूटर लिखा है, थोड़ा सा आपको शायद ऐसे लग रहा हो कंप्यूटर लिख दिया, लेकिन ये कंप्यूटर ही है, राइटिंग करिए, सॉरी। कंप्यूटर यूजेज यानी कंप्यूटर की दुनिया में रहते हुए हम कैसी लीगल चीज़ों से बच के रहेंगे। लीगल मतलब आपने अक्सर देखा होगा एक रोस्टिंग चीज़ चलती है हमारी दुनिया में जो मुझे कम समझ आती है, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन चलें जिनको पसंद है, मैं अब क्या कह सकता हूँ इस बारे में। तो रोस्टिंग करते हुए आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी कि आप पे लीगल केस किया जा सकता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वैसे ही हम कोई एक्टिविटी ऐसी इंटरनेट पे ना परफॉर्म कर दें या नेटवर्किंग के दौरान ना करें कि किसी की इजाज़त के बिना उसका फ़ोन यूज़ कर लिया, किसी की इजाज़त के बिना उसके फ़ोन से डाटा सेंड कर दिया, ये सारी चीज़ें लीगल कंसर्न्स कहलाती हैं। और एथिकल और सोशल तो हैं ही। आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में क्या होने वाला है। हाँ, हमें थोड़ी सी एटिकेट्स वगैरह सिखाई जाएंगी। ओके, चैप्टर नंबर 12 लास्ट, जिस पर स्टार्टिंग पे बात हुई थी, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। आई थिंक सो इस चैप्टर में ये बातें ज़्यादा कूट के भरने की कोशिश की जाएंगी, क्योंकि डिजिटल एज आ गया तो मुझे आइडिया हो गया कि कंप्यूटर साइंस की हेल्प से हम एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे रेवोल्यूशन ला सकते हैं। मिसाल देके समझाता हूँ। एक परचून की दुकान है, आप वहाँ जाते हैं, अम्मी आपकी खड़ी हो जाती थी छोटे हो जब आप छोटे थे, या आप पापी के साथ या पापा के साथ चले गए, अब हम खड़े हैं, अंकल सामान लिखना शुरू कर देंगे। अब हमारे साथ जो भी गए हैं, हमारी वालदा या पापा या भाई जो भी, वो सामान लिखवाना शुरू कर देंगे। अब वो जो अंकल बैठे हैं वो सामान लिखना शुरू कर देंगे एक पर्ची के ऊपर। उसके बाद वो पर्ची वो एक लड़के को किसी को देंगे कि जाओ ये सामान पैक करके आओ। अब वो जाएगा, अब वो सारा सामान पैक करेगा, वो सामान पैक करके वापस लाएगा, वो दिखाएगा, वो पर्ची पकड़ लेंगे अंकल, वो एक एक करके बोलेंगे, वो एक एक करके चेक करेंगे। अब ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद वो सबकी प्राइस लिखेंगे, उसके बाद उस प्राइस को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। गौर से सुनिएगा, हाँ, प्राइस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। फिर रीचेक भी हो सकता है करें अगर ज़्यादा अमाउंट बन रही है तो। फिर वो पैकिंग का क्या देंगे, फिर एक लड़का पैकिंग करना शुरू कर देगा और फिर से गिनती होगी, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, काउंट हो गया, इतनी आइटम्स है, ओके, आप ही अंकल इतने पैसे बने। अब इस एज को कंप्यूटर, इसी काम को कंप्यूटर साइंस के तरीके से करते हैं, जो हाइपर स्टार में जो जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे हो रहा है। कैसे होगा, हम एक ट्रॉली पकड़ेंगे, जो चीज़ें हमें चाहिए हम इंसर्ट करेंगे और सीधा आ जाएंगे काउंटर पे। अब काउंटर पे बार कोड रीडर लगा होगा, वो रेड कलर की लाइट सी चल निकल रही होगी छोटा सा।
अब वो क्या करेगा कि हर एक प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर बार कोड लिखा होगा। जैसे अगर यहाँ मेरे पास कोई न्यू मार्कर नहीं है, ओल्ड यूजर है, लेकिन मार्कर्स के ऊपर भी बार कोड लगा होता है। हर एक प्रोडक्ट पे आजकल बार कोड है। अब वो जो लाइनें सीधी सीधी ऐसे लगी होती हैं, आई थिंक सो आपको पता होगा, ठीक है। तो वो जो सीधी सीधी ऐसे लाइनें लगी होती हैं उसे हम बार कोड कहते हैं, उसमें कोड होता है पूरा। अब वो बार कोड रीडर के आगे बार कोड को ऐसे किया जाएगा, टिन प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, टिन प्रोडक्ट। अब वो करते करते सारी प्रोडक्ट्स उसने कंप्यूटर ने खुद ही पिक कर ली, उनकी प्राइस खुद ही सिलेक्ट कर ली, टोटल खुद ही साथ साथ कर दिया और सारी चीज़ें टिन टिन करके उसने रखता गया। जैसे वो रखता जा रहा है, दूसरा आदमी एक शॉपिंग बैग के अंदर वो सारी चीज़ें इंसर्ट करी, यानी जैसे जैसे अभी बारकोड ने उनको रीड किया, साथ साथ पैकिंग भी हो गई उसी टाइम खड़े खड़े। उसने बताया जी इतने पैसे बने, आपने अमाउंट दी, उसने एंट्री की कि अंकल ने या आपी ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, एंटर। इनको बाकी कितने देने हैं वो भी कंप्यूटर ने बता दिया, इतने दे दो। उसने जल्दी से अपना काउंटर ओपन किया, पैसे दिए, फ्री, नेक्स्ट प्लेयर। पॉइंट समझ आ रहा है? मुझे लगता है कि ये 1 2 3 4 टाइम्स नहीं, 200-300 टाइम्स जल्दी हुआ काम, अगर आप गौर करें तो वैसे ही कंप्यूटर की फील्ड कई जगहों पर हमारे कई कामों को बहुत स्पीड से करने में हेल्प कर सकती है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में आई थिंक सो कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे। आई नो मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया स्टार्टिंग पे, आज फर्स्ट डे है, हम बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नॉलेज भी आपको आ गया होगा। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमने लाइक भी बनना है, नेक भी बनना है और कामयाब भी बनना है। हमने ये सारे काम करने हैं, तो हमें नॉलेज भी पूरा होना चाहिए। इसीलिए मैं कई दफ़ा बातें भी ज़्यादा बता देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश करता हूँ कम बताऊँ, लेकिन जब मैं फिजिकल क्लासेस ले रहा हूँ तब तो मैं खूब बातें बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी ज़हनी नशोनुमा भी साथ साथ होती रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।